नमस्कार स्टूडेंट्स। प्राचीन भारत की वैकल्पिक विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। कल की हमने कक्षा से जो हमने पढ़ाया था उससे हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम वैकल्पिक विषय की कुछ कक्षाओं को आपके साथ आयोजित कर रहे हैं और इसके तहत हमने पाठ्यक्रम को आधार बनाकर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इन क्लासों को शुरू किया है, जिसके तहत पाठ्यक्रम के तहत हमने कुछ टॉपिक्स अब तक कवर किए हैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। इसके तहत सबसे पहले हमने स्रोत के चैप्टर को कवर कर लिया है। हम जो है पाषाण काल के टॉपिक को कवर कर चुके हैं और पाषाण काल और स्रोत के टॉपिक के तहत ही हमने लगातार पास्ट ईयर क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी आपको दिया है, जिनके प्रश्न जो है आप हमें लगातार लिख के दिखा रहे हैं और हमारे प्रयास रहेगा कि हम समय के साथ उनको चेक करके आपको प्रस्तुत करें। आज जो हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उसी से आगे हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से ताम्र पाषाण काल के संबंध में आपके साथ चर्चा करेंगे। ताम्र पाषाण काल की चर्चा करने के बाद हम मुख्य रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है ताम्र पाषाण काल। क्या टॉपिक है? ताम्र पाषाण काल। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रारंभ में हमने इतिहास की कक्षा को प्रारंभ किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से आप मानव विकास को यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को एक प्रकार से पत्थरों के प्रयोग अथवा धातु के प्रयोग पर, पत्थर के प्रयोग अथवा धातु के प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मनुष्य के द्वारा पत्थर का प्रयोग करना शुरू किया गया, जिसके तहत मनुष्य शुरुआत में अनगढ़ प्रकार के यानी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सुघड़ प्रकार के औजार नहीं हुआ करते थे, किंतु मनुष्य अनगढ़ औजारों से आगे बढ़कर आया, जिसमें मनुष्य ने प्रारंभ में कोर प्रकार के उपकरण, फिर उसके बाद शल्क या फलक प्रकार के उपकरण, फिर मनुष्य ने ब्लेड प्रकार के उपकरण, फिर मनुष्य ने माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण प्रकार के उपकरणों का विकास किया और इसी से आगे चलकर मनुष्य जो है विविध प्रकार के पॉलिशदार उपकरण आदि का प्रयोग करने लगा। ये जो पूरी यात्रा है इसका हमने आपको उदाहरण दिया है जो हमें दिखाई देता है संपूर्ण पाषाण काल में। और ये जो संपूर्ण पाषाण काल है इसको मैंने आपको बताया था कि यह 20 लाख साल ईसा पूर्व से शुरू हुआ और लगभग 3300 बीसी या लगभग 3000 बीसी तक इसे देखा जा सकता है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में कुछ डेट्स जो हैं आपको विवादित मिलती हैं, अलग अलग पुस्तकों में इसको लेकर डेट्स में थोड़ी सी भिन्नता है, परंतु आधुनिक पुस्तक में जो सबसे रीसेंट बुक्स हैं वह ये बता रही हैं कि किस प्रकार से पाषाण काल की एक लंबी अवधि को हमने देखा है। मैंने आपको यह भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हम अलग अलग प्रकार की पाषाण कालीन गतिविधियों को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर पूर्व भारत का जो क्षेत्र है, जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, वहाँ पे नव पाषाण कालीन गतिविधियाँ हमने कम से कम 1000 ईसा पूर्व में देखी। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि किस प्रकार से पाषाण काल अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय विशिष्टताओं के साथ विकसित हुआ है और इसके आधार पर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। अब इसी के समकक्ष जो है हम आगे जब चरण की बात करते हैं तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मानव जो है वह लगातार विकासमान है, मानव जो है वह लगातार विकासशील है और मनुष्य केवल और केवल पाषाण के प्रयोग पर ही निर्भर नहीं था। मनुष्य लगातार आगे बढ़ते हुए धातुओं के प्रयोग कर तरफ भी आगे बढ़ा है। जब हम धातुओं के प्रयोग की बात करते हैं तो धातु के उपयोग के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि मानव के द्वारा सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया वह धातु थी तांबा। फिर उसके बाद मानव ने तांबे में मिला दिया एक दूसरी धातु को जो बना दी गई टिन और इससे बना कांसा, यानी मनुष्य एक नवीन सभ्यता में प्रवेश किया, एक नवीन युग में प्रवेश किया जिसे कांस्य युग कहा जाता है। आगे चलकर मनुष्य ने जो है लोहे का प्रयोग करना शुरू किया और इस प्रकार से हम लौह युग के आगमन को भारत में देखते हैं। अब मैं पाषाण काल से आगे अगर आपको बताऊं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य ने सबसे पहली धातु कौन सी इस्तेमाल की, तो वह इस्तेमाल की गई धातु थी तांबा। यानी अब मनुष्य एक ऐसे काल में दिखाई देगा जिसमें पाषाण यानी
पत्थर के उपयोग के साथ मनुष्य धातु के उपयोग को भी कर रहा है, यानी पाषाण के साथ तांबे का उपयोग देखने को हमें मिल रहा है। पाषाण के साथ तांबे का उपयोग जो है वह हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो हमें काल दिखाई देता है, यह जो हमें सभ्यता के लक्षण दिखाई देते हैं, उसे इतिहासकारों के द्वारा ताम्र पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है? इसे ताम्र पाषाण काल की संज्ञा को दिया गया है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि ताम्र पाषाण काल क्या है, तो आप ये बताएंगे कि ताम्र पाषाण काल एक ऐसे काल को कहा जाता है जिसमें मनुष्य ने पाषाण उपकरणों के साथ ही पत्थर के प्रयोग के साथ ही सबसे पहली धातु के रूप में तांबे का उपयोग किया, और इस रूप में मनुष्य सभ्यता के एक नवीन चरण में प्रवेश करता है, जिसे हम ताम्र पाषाण काल या ताम्र पाषाण युग के रूप में जानते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसी के संदर्भ में दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, वे कल की क्लास से संबंधित है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बात है विकास का विभिन्न स्तर, यानी विकास का अलग अलग स्तर। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जो सबसे बड़ा प्रश्न है, जो आपको और इतिहासकारों को लगातार प्रश्न कर रहा है। लगातार जो है इतिहासकार इस पे डिबेट करते हैं, और इस बात को लेकर डिबेट रही है कि भारत में ताम्र पाषाण काल किस अवधि में देखा गया और इसकी विकास की दशा किस प्रकार की रही है। सामान्य रूप से माना जाता है कि भारत में लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास जो है हम कुछ ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों को देखते हैं। लेकिन जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि 3000 ईसा पूर्व का काल एक ऐसा काल भी है जब भारत में नव पाषाण काल भी दिखाई दे रहा है। आप याद रखेंगे, 3000 ईसा पूर्व का काल एक ऐसा काल भी है जब भारत में नव पाषाण काल भी देखने को मिलता है। इसी के सापेक्ष आप आगे देखेंगे कि लगभग 500 साल बाद ही, यानी लगभग 2500 ईसा पूर्व के काल में ही हम मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में एक नवीन सभ्यता का अनुभव करेंगे, एक नवीन सभ्यता को देखेंगे, जिसे आज हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यानी इतिहासकारों के समक्ष एक बहुत लंबे समय से ये डिबेट रही कि भारत में ताम्र पाषाण काल की स्थिति को, भारत में ताम्र पाषाण काल के आप कह सकते हैं कालक्रम को किस प्रकार से हम नियोजित करें। क्वेश्चन ये है कि अगर 3000 ईसा पूर्व में हम भारत में ताम्र पाषाण काल देखते हैं, तो इसे किस प्रकार से समायोजित किया जाना चाहिए उस समय के नव पाषाण काल से, और इसके 500 साल के भीतर ही एक नवीन सभ्यता उभर के आ रही है, जो भारत में लगभग, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में व्याप्त होगी, और जिसे हम सबसे प्राचीनतम प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। यानी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इतिहासकारों के बीच लंबे समय से ये डिबेट रहा है कि हम नव पाषाण काल, साथ ही साथ हम ताम्र पाषाण काल, ठीक, और साथ ही साथ हम कांस्य युग के रूप में, यानी हड़प्पा सभ्यता के साथ किस तरीके से समायोजन को करें। क्यों? क्योंकि कई जगह हमें देखने को मिलता है कि नव पाषाण काल में मनुष्य कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ है, वह पत्थरों का उपयोग कर रहा है किंतु धातु का उपयोग नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हम बहुत सारे नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल संबंधित कुछ स्थलों को देखेंगे जहां पे धातु के रूप में तांबे का प्रचलन प्रारंभ हुआ है, और वहां पे ताम्र पाषाण काल देखा जाता है। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे स्थल भी देखते हैं जो सीधे तौर पर ताम्र पाषाण काल स्थल के रूप में दिखाई देते हैं, यानी वहां पे नव पाषाण काल नहीं दिखाई दिया, सीधा सीधा ताम्र पाषाण काल दिखाई दिया। इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता को लेकर डिबेट की जाती है कि किस तरीके से लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास हम एक उन्नत नगरीय सभ्यता को देखते हैं, जिसमें
उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में यानी पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में नवपाषाण कालिक स्थल दिखाई देते हैं। और इन्हीं कालों में हम यह भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक नवीनतम सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता दिखाई देती है। यानी कहने की बात क्या है, एकदम सिंपल तरीके से आप ये ध्यान रखिएगा कि भारत में नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता के मध्य किस प्रकार से समायोजन को किया जाए, इसको लेकर इतिहासकारों में लंबे समय से डिबेट रही है। क्यों? क्योंकि यह देखा जा रहा है कि कांस्य युगीन सभ्यता होने के बावजूद, हड़प्पा सभ्यता होने के बावजूद हम भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में नवपाषाण कालीन स्थलों को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता होने के बावजूद हम बहुत सारे क्षेत्रों में ताम्रपाषाण कालीन स्थलों को देखते हैं। और यहाँ तक कि आप ये देखेंगे कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, इसके बाद भी हमें बहुत सारी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं दिखाई देती हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जब हम वैदिक युग पढ़ेंगे, तब भी आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से वह एक ग्रामीण संस्कृति के रूप में दिखाई देती है। यानी हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और उसका नवपाषाण कालीन स्थलों के साथ, ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के साथ संबंध किस प्रकार का रहा है, उसके उद्भव के रूप में, उसके विकास के रूप में और उसकी अवनति के बाद विभिन्न प्रकार की उभरी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों से उसका किस प्रकार का संबंध रहा है, ये एक लंबे डिबेट का इश्यू रहा है जिसको हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब इसी के तहत जो है सबसे पहले हम ताम्रपाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ताम्रपाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि तांबा जो है वह सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु है। तांबा जो है वह सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु है। तांबा सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। और जब मनुष्य ने तांबे के साथ यानी तांबे के साथ ताम्र के साथ पाषाण को जोड़ दिया, तो एक नवीन सभ्यता का उद्गम भारत में देखा गया, जिसे हम ताम्रपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण युग के नाम से जानते हैं। यानी ताम्रपाषाण काल एक ऐसा काल है जिसमें मनुष्य पत्थर के साथ ही तांबे का भी इस्तेमाल कर रहा है। यानी इस काल के मनुष्य केवल और केवल पत्थरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तांबे का उपयोग कर रहे हैं। या फिर दूसरे तरीके से कहें तो केवल और केवल तांबे का उपयोग नहीं किया जा रहा है, पत्थर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी आधार पर इसे कहा जाता है ताम्रपाषाण काल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही उठता है कि आखिर ताम्रपाषाण काल का नवपाषाण काल सभ्यताओं के साथ, नवपाषाण काल के स्थलों के साथ किस प्रकार का संबंध है और हड़प्पा सभ्यता आदि के स्थलों के साथ उसका किस प्रकार का संबंध है। तो इसको आप बहुत सरल तरीके से याद रखेंगे। वर्तमान में इतिहासकारों का ये मानना है कि भारत में जो विविध प्रकार की हमें सभ्यताएं दिखाई देती हैं, जो विविध प्रकार की हमें संस्कृतियां दिखाई देती हैं, जो विविध प्रकार की हमें नवपाषाण कालीन स्थल दिखाई देते हैं, नवपाषाण कालीन स्थल दिखाई देते हैं, उन सब के मध्य अंतर क्रिया का, उन सब के मध्य अंतर क्रिया का एक लंबा चरण रहा है। उन सब के मध्य अंतर क्रिया का एक लंबा चरण रहा है। और हम लगातार इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से मानव ने नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल से किस प्रकार से कांस्य युग की ओर एक प्रकार से प्रवेश किया है। यानी भारत में सीधे सीधे जो है आप कांस्य युग या लौह युग को नहीं देखेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में हम नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और साथ ही साथ हम कांस्य युग और लौह युगीन सभ्यताओं को देखते हैं। इस आधार पर इतिहासकारों का ये मानना है कि जब भी आप ताम्रपाषाण काल को पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी आप ताम्रपाषाण काल को पढ़ेंगे तो ये बात आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से समझनी है कि ताम्रपाषाण काल की जो अवधि रही है वह भारत में काफी लंबी रही है। और इस संदर्भ में कम से कम नहीं तो 3 तरीके से ताम्रपाषाण काल को समझे जाने की आवश्यकता है। याद रखेंगे, कम से कम 3 तरीके से ताम्रपाषाण काल को समझे जाने की आवश्यकता है। इसके तहत कुछ स्थल ऐसे रहे हैं
ठीक है, कुछ स्थल ऐसे रहे हैं जो भारत में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व विकसित हुए। ठीक है, कुछ ताम्रपाषाण कालीन स्थल ऐसे रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व विकसित हुए। कुछ भारत में ताम्रपाषाण कालीन स्थल ऐसे रहे हैं, कुछ भारत में ताम्रपाषाण कालीन ऐसे स्थल रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता के समकालिक थे। हड़प्पा सभ्यता के समकालिक थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के साथ उनका लगातार समागम रहा। हड़प्पा सभ्यता के साथ जो है लगातार उनकी अंतरक्रिया देखी गई। और हड़प्पा सभ्यता का पतन होने के पश्चात, हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति होने के पश्चात भी हम परवर्ती काल में भी, जैसे कहें परवर्ती हड़प्पा काल में भी हम विविध प्रकार के ताम्रपाषाण कालीन स्थलों को देखते हैं। यानी आप ये चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप ताम्रपाषाण काल का अध्ययन करेंगे तो उसे 3 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। भारत में ताम्रपाषाण काल स्थल हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से पहले ही दिखाई देते हैं, यानी कुछ स्थल ऐसे हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के हैं। दूसरे कुछ स्थल ऐसे दिखाई देते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के समकालिक रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के साथ उनकी लगातार अंतरक्रिया देखी गई। और साथ ही कुछ स्थल ऐसे भी रहे जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भी दिखाई देते हैं और उन्हें एक प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के परवर्ती प्रकार के ताम्रपाषाण कालीन स्थल कहे जा सकते हैं। यानी ताम्रपाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाएगा, हड़प्पा के पूर्व, हड़प्पा के समकालिक और परवर्ती हड़प्पा। अब इसी के आधार पर जो है आप विभाजन कर सकते हैं, जिसमें अगर मान लीजिए मैं इसको 2 भागों में बांटने का प्रयास करूं तो सबसे पहला भाग तो आप कह सकते हैं कि इसमें परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के बाद, यानी हड़प्पा के पतन के पश्चात, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है हमें कुछ स्थल दिखाई देते हैं जिसमें हड़प्पा के कुछ चिन्ह हैं और साथ ही साथ वे ताम्रपाषाण कालिक स्थलों के रूप में दिखाई देते हैं। आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब हड़प्पा का पतन हो गया तो उसके पश्चात जो है हमें कुछ ग्रामीण संस्कृतियां दिखाई देती हैं और बहुत सारी ऐसी ग्रामीण संस्कृतियां हैं जिसमें हड़प्पा के कुछ चिन्ह वगैरह दिखाई देते हैं, लेकिन वो मूल रूप से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं। यानी वह हड़प्पा के पतन के पश्चात दिखाई देने वाली महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं जिससे लगातार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से आपको कुछ परवर्ती हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के उदाहरण याद रखने हैं। इसमें किस किस को नाम याद रख सकते हैं? तो देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहला है सिंध के क्षेत्र में दिखाई देने वाली, पाकिस्तान का जो सिंध क्षेत्र है वहां पे दिखाई देने वाली झूकर। ठीक है, इसे कहा जाता है झूकर झांगर संस्कृति। झूकर झांगर संस्कृति, ये पहला उदाहरण है। इसके अलावा जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, उस पंजाब के बहावलपुर क्षेत्र में, पंजाब के बहावलपुर क्षेत्र में दिखाई देने वाली, उसे कहते हैं कब्रगाह एच संस्कृति। कब्रगाह एच संस्कृति, यह भी जो है एक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण उदाहरण है, किंतु यह हड़प्पा के पतन के पश्चात दिखाई दी। पहली कौन सी है? सिंध के क्षेत्र में झूकर झांगर संस्कृति। दूसरी कौन सी है? पंजाब के बहावलपुर क्षेत्र में कब्रगाह एच संस्कृति। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पंजाब में, ठीक, पंजाब का तो मैंने आपको बता दिया। तीसरा वाला जो आपको ध्यान रखना है वह है गुजरात का क्षेत्र। ठीक, गुजरात में जो दिखाई देता है उसका नाम है लाल चमकीले मृदभांड संस्कृति। लाल चमकीली मृदभांड संस्कृति, लाल चमकीली मृदभांड संस्कृति, इसका नाम आप याद रखेंगे। यह जो है गुजरात के क्षेत्र में विकसित होती दिखाई देती है। इसके अलावा आप भारत में अगर हम देखें तो भारत में मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में जो है हमें संस्कृति दिखाई देती है जिसे पीले मृदभांड की संस्कृति के नाम से, पीले मृदभांड की संस्कृति के नाम से जाना जाता है। पीले मृदभांड की संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में, गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्र में हमें गैरिक मृदभांड संस्कृति, ठीक है, गैरिक
मृदभांड संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति, या जिसे गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति या गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति के नाम से जाना जाता है, उसको आपको ध्यान रखना है। यानी एक बार फिर से देख लीजिए, जब हम ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं की बात करते हैं, इन कालों की बात करते हैं, इस युग की बात करते हैं, तो इसमें मूल संकल्पना आपको ये ध्यान रखनी है कि इनका विकास जो है वह हड़प्पा सभ्यता से पहले भी देखा गया, हड़प्पा सभ्यता के समकालिक काल में भी देखा गया, और हड़प्पा के पश्चात भी हम इसको देखते हैं। जिसमें हड़प्पा के पश्चात कुछ संस्कृतियों के नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जिसमें सिंध के क्षेत्र में झूकर झांगर संस्कृति, पंजाब के बहावलपुर क्षेत्र में कब्रगाह एच संस्कृति, गुजरात में लाल चमकीली मृदभांड संस्कृति, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में पीले मृदभांड की संस्कृति, और गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में गैरिक मृदभांड संस्कृति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके अलावा जो है कुछ और संस्कृतियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं जो ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियां हैं। ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियों के उदाहरण हैं, ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियों के उदाहरण हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कृतियां हैं जिस पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब ये कौन सी संस्कृतियां हैं, तो देखिए, पहली संस्कृति है वह विकसित हुई दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में। दक्षिण, वो कौन सी संस्कृति है? पहली जो संस्कृति है वह विकसित हुई है दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में। और इस संस्कृति का नाम क्या है? तो वह संस्कृति जो है बनास नदी के तट पर, बनास नदी के तट के सहारे, ठीक है, बनास नदी के तट के सहारे विकसित हुई। ठीक है, पहली संस्कृति क्या ध्यान रखना है? वह है दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में विकसित हुई, बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आगे हम इसके संदर्भ में और भी बातें करेंगे। तो ये संस्कृति जो है वह बनास नदी के तट के सहारे विकसित हुई। दूसरी बात क्या है? दूसरी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हम नर्मदा नदी के सहारे, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर हम एक और संस्कृति का विकास देखते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में, पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में, पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में अहमदनगर, ठीक है, महाराष्ट्र में एक जिले का नाम है अहमदनगर, और साथ ही साथ पूना जिला, पुणे जिसे कहते हैं, अहमदनगर और पुणे जिले में भी एक संस्कृति को हम देखते हैं। यानी जब आप ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियों की बात करेंगे तो इसमें आप परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के तहत विकसित हुई झूकर झांगर संस्कृति, कब्रिस्तान एच संस्कृति और बाकी संस्कृतियों को ध्यान रखेंगे। और ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में विकसित हुई बनास नदी के तट के सहारे विकसित हुई संस्कृति, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो संस्कृतियाँ हैं, जो संस्कृतियाँ हमने बात करी, सबसे पहले जो है आपको इनकी कुछ सामान्य विशेषताएं ध्यान रखनी होंगी, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखने होंगे, ताकि अगर सामान्य संस्कृतियों पर आपसे इससे संबंध में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे लिख सकें। तो अगर मैं आपको इसके संबंध में कुछ सामान्य विशेषताएं, ठीक है, ताम्र पाषाण, ठीक है, ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति की कुछ विशेषताएं बताने का बात करूं, कुछ सामान्य विशेषताएं बताने की बात करूं, तो इसमें आप कौन कौन सी बात करेंगे? सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यह एक ग्रामीण सभ्यता का उदाहरण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता के काल में हमें एक प्रथम नगरीकरण का उदाहरण देखने को मिलता है, और प्रथम नगरीकरण के उदाहरण के पतन के पश्चात हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में ही, यानी 600 BC के काल में ही दूसरा नगरीकरण देखने को मिलता है। इसके बीच की जो अवधि रही है वह विविध प्रकार की ग्रामीण सभ्यताओं की अवधि रही है, जिसमें बहुत सारी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां विद्यमान रहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यह ग्रामीण संस्कृति का उदाहरण है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, चूंकि ये ग्रामीण थी तो इसमें घर को बनाने के लिए जो है उन्होंने प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया, जैसे कि घर को बनाने के लिए जो है लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया।
सरकंडे का इस्तेमाल किया गया, या फिर आप कह सकते हैं घास फूस का इस्तेमाल किया गया। ठीक, घास फूस का इस्तेमाल किया गया। ये जो घर बनाए जाते थे वो खंबे आदि के सहारे, ठीक है, जो घरों को बनाया जाता था उनको खंबे आदि के सहारे जो है टिकाया जाता था। घरों को खंबे आदि के सहारे टिकाया जाता था। और ये जो घर होते थे या तो सामान्य रूप से हमें गोलाकार प्राप्त होते हैं, ठीक है, या फिर आयताकार प्राप्त होते हैं। गोलाकार प्राप्त होते हैं या फिर आयताकार प्राप्त होते हैं। और सामान्य रूप से जो गांव में हम घर देखते हैं जिसमें छप्पर बांधकर घरों को बनाया जाता है, ठीक, उनको मिट्टी से लेपा जाता है। ठीक, मिट्टी से लेपा जाता है। वे सारी विशेषताएं जो है हमें इस संस्कृति के घरों में दिखाई देती हैं। इसके अलावा हमें धर्म से संबंधित कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं, जैसे कि हमें जो है मातृ देवी की मूर्ति या फिर मातृ देवी की पूजा का उदाहरण दिखाई देता है। हमें वृषभ पूजा का उदाहरण दिखाई देता है। ठीक है, जैसा कि आप ध्यान रख सकते हैं वृषभ पूजा के जो साक्ष्य हैं वह मालवा क्षेत्र से मिलते हैं, और जो मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य हैं वह महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है जिसका नाम है इनाम गांव, वहां से जो है हमें इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप इस बात ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से ये काफ़ी एक लंबे समय तक देखी गई, जिसमें व्यापक विस्तार जो है इनका देखा जाता है लगभग 2000 से लेकर 1000 बीसी के काल में। ठीक है, यूँ तो इनके उदाहरण हमें 3000 बीसी से ही देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया किस तरीके से जो इनका विकास है वह हड़प्पा के पूर्व, हड़प्पा के समकालिक और हड़प्पा के पश्चात देखा गया। लेकिन जो इनका चरमोत्कर्ष का काल जो कहा जा सकता है वह लगभग 2000 से 1000 ईसा पूर्व के काल में दिखता है। और इसके तहत हड़प्पा के समकाल या फिर हड़प्पा के समकालिक रूप में और उसके बाद भी जो है हमें इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये विशेषता तो आप बता ही सकते हैं कि इसमें जो है अगर मान लीजिए मैं इसको डी लिख दूं, ठीक, तो अगली विशेषता कौन सी हो जाएगी? तो अगली विशेषता धातु का प्रयोग, तांबा और पत्थर का प्रयोग। तो ये कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं हैं जो आप इन सब संस्कृतियों में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी में जो है ये विशेषताएं देखने को मिलेंगी। ठीक, अब इससे संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारी यदि मैं आपको देने का प्रयास करूं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसा कि मैंने आपको बताया इनका विकास कुछ विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशों में हम विशिष्ट रूप से देखते हैं, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और साथ ही साथ पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र। कौन कौन सा क्षेत्र है? 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा सा याद रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र। ठीक, अब यहाँ पे कौन सी संस्कृतियों का विकास हुआ है उसका थोड़ा सा नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जिस संस्कृति का नाम आपको ध्यान रखना है वह है आहार संस्कृति। क्या नाम है? आहार संस्कृति। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आपको जिस संस्कृति का नाम याद रखना है उसका नाम है मालवा संस्कृति। ठीक है, उसका नाम है मालवा संस्कृति, या फिर इसमें आप नाम याद रखेंगे कायथा संस्कृति। मालवा संस्कृति या फिर इसमें नाम रखेंगे कायथा संस्कृति। और तीसरा जो पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में जिसका नाम आपको ध्यान रखना है उसका नाम है जोरवे संस्कृति। क्या नाम है? जोरवे संस्कृति। तो इनका जो है नाम आप ध्यान रखेंगे। ताम्रपाषाण काल यानी तांबे और पत्थर का प्रयोग, यूं तो इनका विकास 3000 ईसा पूर्व के काल से ही देखा जा रहा है, लेकिन मूल रूप से जो इनका विकास देखा गया वह 2000 से 1000 ईसा पूर्व के काल में, और उसमें भी 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसका विकास आपको ध्यान रखना है, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मालवा अथवा कायथा संस्कृति, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में आहार संस्कृति और पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में जोरवे संस्कृति का जो नाम है वह आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, अब इसके संबंध में जो है मैं कुछ और विशेषताएं आपको बताने का प्रयास करूंगा जो आपसे किसी भी साल परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए एक बार फिर से हम इनका नाम लिखते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, एक का नाम था आहार संस्कृति। ठीक है, क्या नाम मैंने आपको बताया था? आहार संस्कृति। इसके अलावा जो है मैंने आपको एक नाम बताया था जिसका नाम था कायथा।
ठीक, या इसे कहते हैं मालवा संस्कृति, कायथा या मालवा संस्कृति। और तीसरे का नाम जो मैंने आपको बताया था वह था जोरवे संस्कृति। ठीक है, क्या नाम है? जोरवे संस्कृति। अब अगर मान लीजिए मैं इनकी डेट्स को आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं तो अलग अलग विद्वान इनकी डेट्स अलग अलग बताते हैं। एक जो डेट है आहार संस्कृति की वो बताई जाती है लगभग 2000 से 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, लगभग 2000 से 1400 ईसा पूर्व, या फिर कुछ इतिहासकार इसे 2400 ईसा पूर्व से भी बताते हैं, जो चला 1400 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो मान्य है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो मान्य है वो कौन सी है? तो 2000 से 1400 ईसा पूर्व का ये जो डेट है आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर मैं कायथा या मालवा संस्कृति के बारे में बात करूं तो इसकी जो डेट है वह 2000 से लगभग 1800 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 2000 से लगभग 1800 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और जोरवे संस्कृति की जो डेट है वह 1400 से लगभग 700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, आहार संस्कृति 2000 से 1400 या फिर 2400 से 1400, कायथा मालवा 2000 से 1800 और जोरवे मुख्य रूप से 1400 से 700। अब अगर मान लीजिए परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी प्राचीन है, कौन सी नवीनतम है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो पुरानी संस्कृति है, सबसे पुरानी जो संस्कृति है वह कायथा है। ठीक है, सबसे पुरानी कायथा है। यहाँ पे डेट्स जो है लगभग सेम है 2000, लेकिन कायथा संस्कृति के बारे में माना जाता है कि वह सबसे पुरानी है। फिर उसके बाद जिसका स्थान आता है वह है आहार का। ठीक है, फिर आता है उसका नाम आहार का, और फिर आहार में भी आप ध्यान रखेंगे इसमें मालवा का नाम याद आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ही उठ जाता है कि कायथा और मालवा अलग अलग कैसे हो गई। तो आगे जब हम बात करेंगे तो आपको एक बात क्लियर होगी कि किस तरीके से इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, सबसे पुरानी हो गई हमारी कायथा, फिर हो गई हमारी आहार, फिर हो गई हमारी मालवा, और फिर जो है सबसे अंत में सबसे नवीनतम आप कह सकते हैं वो है जोरवे। ठीक, अब ये जो है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन इस पर हुआ होगा। क्यों? क्योंकि सामान्य तौर पर मैंने भी मालवा और कायथा को समान बताया, आगे चलकर जो है इसमें पुराना और नए में थोड़ा सा अंतर आ गया। तो ये किस तरीके से है और किस तरीके से इसका विकास देखा गया है वह आपको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। अगर मैं सबसे पहले आहार के बारे में बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया आहार का जो समय है वह 2000 से 1400 या फिर 2400 से 1400। इसमें सबसे ज्यादा मान्य क्या है? तो 2000 से 1400। अब ये किस नदी के किनारे विकसित हुई है? मैंने पहले बताया था यह जो है बनास नदी के किनारे विकसित हुई एक महत्वपूर्ण संस्कृति है। और चूंकि ये बनास नदी के किनारे विकसित हुई है इसीलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आहार संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, बनास संस्कृति आहार संस्कृति दोनों समान है। और इसमें 3 महत्वपूर्ण स्थल आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण स्थल आपको ध्यान रखने हैं। पहला है आहार। ठीक, पहला है आहार, दूसरा है गिलुंद। पहला है आहार, दूसरा है गिलुंद और तीसरा है बालाथल। क्या नाम है? फिर से देख लीजिए, पहला है आहार, दूसरा है गिलुंद और तीसरा है बालाथल। ये 3 स्थल जो है आहार अथवा बनास संस्कृति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ठीक, अब कंफ्यूजन वाली बात देख लेते हैं कि कायथा या फिर मालवा का क्या है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में ये 2 संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके जो 2 भाग हैं। क्या है? 2 भाग हैं, जिसमें एक है कायथा। ठीक, एक है कायथा संस्कृति, एक है कायथा संस्कृति और दूसरी है मालवा संस्कृति। क्या नाम है? कायथा संस्कृति और दूसरी है मालवा संस्कृति। कायथा संस्कृति और दूसरी है मालवा संस्कृति। ठीक, कायथा संस्कृति जो है उसमें 3 स्थल महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। एक है ऐरण, दूसरा है त्रिपुरी। एक है ऐरण, दूसरा है त्रिपुरी और तीसरा है उज्जैनी। ठीक है, एक है ऐरण, दूसरा है त्रिपुरी और तीसरा है उज्जैनी। इसी प्रकार से मालवा के स्थल आप ध्यान रखेंगे, इसमें महत्वपूर्ण है
मालवा। दूसरा इसमें आप ध्यान रखेंगे उसका नाम है नागदा। इसके अलावा इसमें नवदा टोली महत्वपूर्ण है, नवदा टोली महत्वपूर्ण है। ये तीन तीन जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सा ध्यान रखेंगे? कायथा में ऐरण, त्रिपुरी, उज्जैनी और मालवा में मालवा, नागदा और नवदा टोली। अब अगर मान लीजिए मैं जोरवे के बारे में आपको बताने का प्रयास करूं, जोरवे के बारे में, तो इसमें 3 जिले जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, 3 जिले जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें मुख्य रूप से अहमदनगर का नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अहमदनगर। फिर उसके अलावा जो है आप धुले जिले का नाम याद रखेंगे। ठीक है, धुले का नाम याद रखेंगे। इसके अलावा आप इसमें पुणे का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अहमदनगर में जो स्थल हैं उसमें जोरवे महत्वपूर्ण है। ठीक, जोरवे महत्वपूर्ण है। दायमाबाद महत्वपूर्ण है, जोरवे महत्वपूर्ण है, दायमाबाद महत्वपूर्ण है और नेवासा महत्वपूर्ण है। ठीक, धुले के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण स्थल है उसका नाम है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक स्थल का नाम है। पुणे में जो है आप नाम याद रखेंगे उसका नाम है इनाम गांव। ठीक, इसके अलावा चंदौली आप ध्यान रखेंगे, चंदौली एक यूपी में भी है लेकिन यहाँ पे बात हो रही है महाराष्ट्र की। इसके अलावा सोनगांव। ठीक है, सोनगांव। इसके अलावा इसमें एक जिला और चर्चा में आता है जो है नासिक। ठीक है, तो नासिक भी जो है जोरवे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है और इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से स्थल इसमें महत्वपूर्ण है, तो एक बार आप इनको ध्यान दीजिए। जैसे कि इसमें आहार जो है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें मालवा जो है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें नवदा टोली जो है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके अलावा जो है नेवासा का नाम आप ध्यान रखेंगे, नेवासा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दायमाबाद, चूंकि ये हड़प्पा का भी स्थल रहा है तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनाम गांव, इसका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इसी में अगर मैं थोड़ी थोड़ी और विशेषताएं आपको प्रत्येक स्थल की बताने का प्रयास करूं तो देखिए, अगर सबसे पहले मैं आहार से शुरू करूं, ठीक है, आहार से, आहार क्षेत्र से शुरू करूं, तो आहार के बारे में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखनी है वो ये है कि आहार के क्षेत्र से तांबे के जो उपकरण हैं, ठीक है, तांबे के जो उपकरण हैं वह सर्वाधिक रूप में प्राप्त होते हैं। और तांबे के सर्वाधिक उपकरण प्राप्त होने के चलते ही इसका एक नाम मिलता है जिसे कहते हैं ताम्बवती। क्या नाम है? ताम्बवती। अब अगर मान लीजिए आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ताम्बवती कौन सा स्थल है तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको नाम याद रख लेना है। आहार स्थल को जो है उसमें पाए जाने वाले तांबे की अधिकता के चलते ताम्बवती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और अन्य विशेषता आपको ध्यान रखनी है। वहां पे आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कपड़े की छपाई के लिए, ठीक है, कपड़े की छपाई के लिए यहाँ पे ठप्पे प्राप्त होते हैं। कपड़े की छपाई के लिए यहाँ पे ठप्पे प्राप्त होते हैं। यह भी जो है यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कपड़ों की रंगाई और कपड़ों की छपाई, ठीक है, कपड़ों की रंगाई और कपड़ों की छपाई से संबंधित उद्योग काफी विकसित था। ठीक है, कपड़ों की रंगाई और कपड़ों की छपाई से संबंधित उद्योग काफी विकसित था। इसके अलावा जो मैंने आपको ताम्र पाषाण कालिक स्थलों की विशेषताएं बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो घर हैं सामान्य रूप से वह घास फूस के, मिट्टी आदि के बने होते थे। लेकिन आहार की एक विशेषता ये देखने को मिलती है कि यहाँ के जो घर हैं वह पत्थरों के भी बने हैं। ठीक है, पत्थर के बने हुए घर जो हैं वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। पत्थर के बने जो घर हैं वह यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जल निकासी व्यवस्था भी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हमें जल निकासी व्यवस्था भी देखने को मिलती है, जो आप कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। तो गंदे पानी को निकालने की काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे दिखाई देती है। यह भी जो है आहार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी आहार की अगर विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है तो क्या क्या ध्यान रखेंगे? तांबे के उपकरणों का काफी महत्वपूर्ण मात्रा में प्राप्त होना, इसलिए इसका नाम जो है ताम्बवती है। यहाँ पे कपड़े की छपाई के लिए ठप्पे प्राप्त होना, यानी रंगाई और छपाई का उद्योग यहाँ पे काफी विकसित था।
और यहाँ के जो घर हैं वह पत्थरों के घर प्राप्त होते हैं, जो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और यहाँ पे साथ ही जल निकासी व्यवस्था भी देखने को प्राप्त होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं अगले स्थल की ओर चलूं तो इसमें गिलुंद का नाम आप याद रख सकते हैं। गिलुंद में आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे तांबे के साथ साथ, ठीक है, तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। और ये बात तो बहुत ऑब्वियस है, क्यों? अगर ताम्र पाषाण कालिक स्थल है तो तांबे के साथ पत्थर के उपकरण तो प्राप्त ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हमें अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। आगे हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो हम ये बात जानेंगे कि किस तरीके से अग्नि पूजा जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य रहा है। लेकिन अग्नि पूजा के साक्ष्य जो है काफ़ी प्राचीन काल से ही भारत में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बालाथल नाम के स्थल के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। बालाथल स्थल के बारे में ध्यान रख सकते हैं, जहाँ पे पत्थर प्लस तांबे के उपकरण जो हैं वो हमें समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। यानी आप ये देखेंगे कि किस तरीके से मनुष्य जो है अब तांबे के उपकरण बनाने में काफ़ी विशेषज्ञता हासिल कर रहा है, और ये इसकी एक प्रकार की विशेषता है, यह इसकी एक प्रकार की विशेषता है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं आपको कायथा के बारे में कुछ विशेषताएं बताने का प्रयास करूं, ठीक है, कायथा के बारे में कुछ विशेषताएं बताने का प्रयास करूं, तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यह उज्जैन के पास है। ठीक है, कायथा जो है वो उज्जैन के पास है, और इसकी जो खोज है, ठीक है, कायथा जो है वह उज्जैन के पास है, और जो इसकी खोज है वह V.S. वाकनकर जी के द्वारा की गई। V.S. वाकनकर जी के द्वारा की गई। V.S. वाकनकर जी का नाम शायद आपने ध्यान दिया होगा, भीमबेटका की खोज करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, तो V.S. वाकनकर जी के द्वारा इनकी खोज की गई, और कायथक को जो पहले जो जिस नाम से जाना जाता था उसका जो पूर्व नाम था, ठीक है, पूर्व नाम जो था वह कपित्थक था। क्या नाम है? कपित्थक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कपित्थक स्थल जो है उसको किसे कहा जाता था? तो कायथा का पूर्व नाम कपित्थक कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में यह भी माना जाता है पौराणिक रूप से कि जो भारत में एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं खगोलविद हुए हैं जिनका नाम है वाराहमिहिर। ठीक है, एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भारत के हुए हैं वाराहमिहिर। तो उनके बारे में माना जाता है कि वाराहमिहिर का जो जन्म है वह कायथा के क्षेत्र में हुआ था। ठीक, और ये जो है इस वजह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ऐरण का जो स्थल है वो आपको ध्यान रखना है, वह मध्य प्रदेश के सागर जिले के पास है। ऐरण का जो स्थल है वह मध्य प्रदेश के सागर जिले का आप कह सकते हैं नाम है। ठीक है, और जो त्रिपुरी है, ठीक, त्रिपुरी को तो आप जानते होंगे, कांग्रेस का यहाँ पे अधिवेशन भी हुआ था। जो जबलपुर का क्षेत्र है वहाँ पे ये देखा जाता है। ठीक है, जबलपुर का जो क्षेत्र है वो है। ठीक, तो त्रिपुरी यानी जबलपुर, त्रिपुरी यानी जबलपुर, ऐरन यानी सागर का जिला, और उज्जैनी तो उज्जैन हो ही गया, तो वो तो चीज़ आप समझ पाएंगे। ठीक, अब आगे अगर मान लीजिए मैं मालवा संस्कृति के बारे में कुछ बातें आपको बताने का प्रयास करूं, ठीक है, मालवा संस्कृति के बारे में कुछ बातें आपको प्रयास करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंटली आप ये बात ध्यान रखेंगे कि कायथा संस्कृति के बाद, ठीक है, कायथा संस्कृति के बाद इसको देखा जाता है। कायथा संस्कृति के बाद इसे देखा जाना, कायथा संस्कृति के बाद इसे देखा जाना। यही कारण है कि आपको ये चीज मैंने आपको बताई थी। सबसे पुरानी कौन सी है? तो कायथा है, फिर है आहार, फिर है मालवा, और फिर है जोरवे। यानी जब हम कायथा और मालवा की बात करते हैं तो पहले कौन सी विकसित हुई है? वह मालवा संस्कृति विकसित हुई है, और फिर मालवा संस्कृति के क्षेत्र पर भी हमें कायथा संस्कृति का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो कायथा और मालवा संस्कृति लगभग समान क्षेत्रों में विद्यमान हुई हैं, लेकिन मालवा संस्कृति पहले हुई और फिर कायथा संस्कृति जो है, ठीक है, सॉरी आप कह सकते हैं इसमें जो है मालवा और कायथा के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि कायथा और मालवा संस्कृति जो हैं वह लगभग समान भौगोलिक क्षेत्रों में विद्यमान देखी गई,
लेकिन आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि कायथा संस्कृति जो है वह सबसे पुरानी संस्कृतियों का उदाहरण है, जिसके बाद हम आहार संस्कृति और फिर मालवा संस्कृति को देखते हैं। यानी सबसे पुरानी कायथा, फिर आहार, फिर मालवा और फिर जोरवे। अगर मैं कायथा और मालवा के बारे में बात करूं तो कायथा पहले है और फिर जो है हम मालवा संस्कृति को देखते हैं। हालांकि भौगोलिक स्थल के आधार पर वह लगभग समान क्षेत्र में विद्यमान रही हैं। ठीक, अब इसमें जो है 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो है 3 बातें इसमें काफी महत्वपूर्ण है। मालवा संस्कृति में 3 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यहाँ के मृदभांड हैं। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन। यहाँ पे हमें उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड, सबसे बेहतरीन प्रकार के मृदभांड देखने को मिलते हैं, जिन्हें काले व लाल मृदभांड के रूप में जाना जाता है। काले व लाल मृदभांड के रूप में जाना जाता है। इसमें लाल रंग से जो है बर्तनों को लेपा जाता था। लाल रंग से जो है बर्तनों को लेपा जाता था। लाल रंग से जो है पहले बर्तनों को क्या किया जाता था, तो लेपा जाता था। और फिर जो है लेपने के पश्चात, लाल रंग से लेपने के पश्चात इसमें काले रंग से, लाल रंग से लेपने के पश्चात इसमें काले रंग से बॉर्डर, ठीक, या फिर धारियां उसमें बनाई जाती थीं, या फिर ज्यामितीय चित्रण इसमें किया जाता था। इसीलिए इसे काले और लाल मृदभांड से संबंधित आप कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण इसे माना जाता है, जिसमें इसे लाल रंग से इसे लेपा जाता था और फिर काले रंग से इसमें बॉर्डर या धारियां बनाई जाती थी या फिर ज्यामितीय चित्रण किया जाता था। ठीक है, ये पहली इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यह यहाँ पे हमें चरखा, ठीक, यहाँ पे हमें चरखा और तकली, यहाँ पे हमें चरखा और तकली के साक्ष्य मिलते हैं, जो इसको कपास के उत्पादन, ठीक है, जो इसको कपास के उत्पादन और वस्त्र निर्माण से जोड़ देते हैं। कपास के उत्पादन और वस्त्र निर्माण से जोड़ देते हैं। कपास के उत्पादन और वस्त्र निर्माण से इसे जोड़ देते हैं। इसके अलावा जो तीसरी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि मालवा का संस्कृति का, ठीक है, मालवा संस्कृति का, ठीक, मालवा संस्कृति का आहार संस्कृति से भी, ठीक है, आहार संस्कृति से भी संभवतः संबंध रहा है। ठीक है, दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करती थी। इस रूप में भी जो है आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इस रूप में भी जो है आप इसकी विशेषताओं को ध्यान रखेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे वृषभ पूजा भी दिखाई देती है जो आपको पूछी जा सकती है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वृषभ पूजा भी जो है इसके संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसी के सापेक्ष अगर मान लीजिए मैं आपको नवदा टोली के बारे में कुछ बातें बताने का प्रयास करूं, नवदा टोली, तो नवदा टोली की कुछ विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि सबसे पहली बात जो इसकी है वो ये है कि यहाँ पे अनाजों की काफी विविधता, ठीक है, अनाजों की काफी विविधता और किस्में देखने को मिलती हैं। अनाजों की काफी विविधता और किस्में देखने को मिलती हैं। हालांकि यह मूल रूप से एक ग्रामीण सभ्यता थी। हालांकि मूल रूप से यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि सारी की सारी सभ्यताएं जो हैं वह ग्रामीण सभ्यता नहीं रही हैं। जैसे कि बाद में आप ये देखेंगे कि इनाम गांव आदि जो स्थल रहे हैं, ठीक है, इनाम गांव आदि जो स्थल रहे हैं वह आगे चलकर शहरों के रूप में विकसित हुए। इनाम गांव आदि स्थल जो हैं आगे चलकर शहरों के रूप में विकसित हुए, लेकिन नवदा टोली जो है वह हमें ग्रामीण सभ्यता के रूप में ही दिखाई देती है, ग्रामीण स्थल के रूप में ही दिखाई देती है। और इस चीज में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से ग्रामीण सभ्यता के रूप में इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह एक हमें सबसे बड़े, ठीक है, एक सबसे बड़े ग्रामीण स्थल के रूप में दिखाई देती है, सबसे बड़े ग्रामीण स्थल के रूप में दिखाई देती है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, हालांकि अगर मैं पूरे ताम्रपाषाण काल की बात करूं, ठीक, पूरे ताम्रपाषाण काल की बात करूं तो उसमें आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि इसमें दायमाबाद भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
दायमाबाद भी जो है इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नवदा टोली में कम से कम आप दो बातें आप ध्यान रखेंगे, जिसमें अनाजों की विविधता और किस्मों को ध्यान रखना है, और ग्रामीण सभ्यता के रूप में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब इसके आगे अगर मान लीजिए मैं कुछ जोरवे संस्कृति की विशेषताएं आपको बताने का प्रयास करूं, ठीक है, जोरवे संस्कृति की विशेषताएं यदि मैं आपको बताने का प्रयास करूं, तो सबसे पहली विशेषता तो आपको पता ही होगी कि है जो है सबसे नवीन सभ्यता के रूप में देखी जा सकती है, सबसे नवीन प्रकार की रही है। और इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि दायमाबाद जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दायमाबाद को जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है। जिसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, तो देखिए अभी आगे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दक्षिणी स्थल के रूप में, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दक्षिणी स्थल के रूप में आपको इसका नाम ध्यान रखना है। आगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के दक्षिणी स्थल के रूप में दायमाबाद का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक कांसे का रथ प्राप्त होता है। ठीक है, कांसे का हमें जो है एक रथ प्राप्त होता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसके संबंध को दर्शाता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसके संबंध को दर्शाता है, जो सामान्य रूप से माना जाता है कि एक प्रकार का व्यापारिक संबंध था। व्यापार के जरिए जो है लगातार इसका जुड़ाव देखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसके अलावा भी जो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन, सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन बस्ती, ठीक, वो कौन सी है, तो दायमाबाद है। मैंने आपको बताया था अगर ग्रामीण स्थल के बारे में पूछे, अगर ग्रामीण स्थल के बारे में पूछे तो वह होगी नवदा टोली, लेकिन अगर ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी बस्ती के बारे में पूछे तो वह कौन सी होगी, तो वो होगी दायमाबाद। ठीक है, इसके बारे में माना जाता है कि ये लगभग 20 हेक्टेयर में, लगभग 20 हेक्टेयर में बसी हुई थी, लगभग 20 हेक्टेयर में बसी हुई थी। ठीक है, तो दायमाबाद की कुछ विशेषताएं जो हैं आपको ध्यान रखनी है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं इसी से संबंधित नेवासा स्थल के बारे में बात करूं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, जो ज्योग्राफी से भी संबंधित है, कि चूंकि महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी का क्षेत्र रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो चूंकि काली मिट्टी का क्षेत्र रहा है, इसी के चलते यहाँ पे हमें कपास के साक्ष्य मिलते हैं, कपास के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ कपास के साथ ही हमें यहाँ पे पटसन के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, पटसन के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसी के साथ ही अगर मान लीजिए मैं इनाम गांव की कुछ विशेषताएं आपको बताने का प्रयास करूं, तो इनाम गांव में आपको ये ध्यान रखना है कि एक जो है एक काफ़ी बड़ी बस्ती थी। ठीक है, यानी काफ़ी विस्तारित बस्ती के रूप में देखा जाता है, और यहाँ पे हमें किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, किलेबंदी, किलेबंदी की विशेषता जो है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषता रही है, जिसमें मुख्य रूप से जो आप कह सकते हैं दुर्ग या गढ़ी का जो पश्चिमी क्षेत्र हुआ करता था वह जो है दुर्गीकृत हुआ करता था, लेकिन हमें इनाम गांव में भी इस प्रकार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे हमें एक प्रकार की घरों की बनावट जो है वह एक तरीके से वर्गीकृत नजर आती है। ठीक है, वर्गीकृत, वर्गीकृत का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें वर्ग विभाजन के साक्ष्य नजर आते हैं, वर्ग विभाजन के साक्ष्य नजर आते हैं, जिसमें घर जो हैं हमें छोटे भी दिखाई देते हैं, घर जो है हमें बड़े भी दिखाई देते हैं, घर जो है हमें मिट्टी के भी दिखाई देते हैं, और हमें व्यापक रूप से, ठीक है, व्यापक रूप से सजे हुए घर भी दिखाई देते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पे श्रमिकों के घर अलग हुआ हैं। ठीक है, यहाँ पे कारीगरों के घर अलग प्रकार के हैं, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे पुरोहित वर्ग विद्यमान है, ठीक है, तो उसके घर भी अलग से दिखाई देते हैं, जो एक प्रकार से वर्ग विभाजन को दर्शाता है, जो एक प्रकार से ताम्रपाषाण काल में इस बात को स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से हम ताम्रपाषाण काल में भी एक प्रकार का स्तरीकरण देख रहे हैं, एक प्रकार का जो है विभाजन देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ताम्रपाषाण संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में मैंने बात की। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि इसको हमने
पहले इसलिए पढ़ा ताकि हम एक प्रकार के विकास क्रम को समझ सकें कि किस प्रकार से मानव सभ्यता जो है आगे बढ़ी है। पहले पत्थर, पत्थर से जो है तांबा, फिर तांबे से कांस्य और फिर उसके बाद लौह युग। ठीक है। और इसमें आप ये बात ध्यान रखेंगे कि ताम्र पाषाण काल में किस तरीके से विकास का एक लंबा स्तर रहा है, जिसमें हड़प्पा से पहले, हड़प्पा के समकालिक और हड़प्पा के बाद इनमें जो है विकास देखा गया है। और उसमें भी जो संस्कृतियों का नाम आपको ध्यान रखने हैं, उसमें मैंने आपको बताया जोरवे संस्कृति, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति सबसे ज्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपका जो हिस्ट्री का वैकल्पिक विषय है, इतिहास का जो वैकल्पिक विषय का जीएस, इसको इस तरीके से लिखेंगे, जो आपका हिस्ट्री का वैकल्पिक विषय का फर्स्ट पेपर है, हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर जो है, उसमें जो आपका मैपिंग का जो सेक्शन आता है, मानचित्र का जो सेक्शन आता है, वो लगभग 50 अंकों का आता है। ठीक है। कुल अंक जो है वो 250 होते हैं, तो 250 में से मैपिंग कितने की आती है, तो 50 अंक की। यानी आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मैपिंग का होता है। और उस मैपिंग को सॉल्व करने के लिए आपको पाषाण काल काफी अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ठीक। ताम्र पाषाण काल काफी अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ठीक। इसके साथ ही आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी काफी अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जितने स्थल पूछे जाते हैं उसमें इन 3 चैप्टर से सबसे ज्यादा स्थल आप देखेंगे। यही कारण है कि इसमें मैंने जो भी आपको पढ़ाया, जब हमने पाषाण काल पढ़ा तो मैंने आपको पाषाण काल भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर फैक्ट्स के दृष्टिकोण से अलग पढ़ाया, मेंस के दृष्टिकोण से अलग पढ़ाया। इसी प्रकार से ताम्र पाषाण काल में भी मैंने आपको कुछ फैक्ट इसलिए बताए क्योंकि मैपिंग में जब स्थलों की पहचान करनी होती है तो उन स्थलों के बारे में जो है आपसे 30 शब्दों में लिखना होता है, 30 वर्ड्स में। ठीक। और अगर आप 30 वर्ड्स में लिखना पढ़ेंगे तो इसमें मान लीजिए आपसे जो है कायथा के बारे में पूछ लिया, आहार के बारे में पूछ लिया, मान लीजिए नवदा टोली के बारे में पूछ लिया, तो इनको जो है लिखने में आपको आसानी होगी। यही कारण है कि इसको हमने ज़्यादा फैक्चुअल किया है क्योंकि ये मैपिंग में जो है आपको सबसे ज़्यादा मदद देने जा रहा है। इसी प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम ये करेंगे कि कुछ फैक्ट्स आपको बताएंगे और फिर उसके बाद मेंस के दृष्टिकोण से भी उसे पढ़ेंगे, ताकि मैपिंग में जो आपसे पूछा जाए वो उसका जवाब आप अच्छे से दे पाएं। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, जो आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। ये अभ्यास प्रश्न है, इस अभ्यास प्रश्न को आप बताइएगा। ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस तरीके से लिखा जा सकता है, भारत में ताम्र पाषाण कालीन, ठीक है, भारत में ताम्र पाषाण कालीन स्थलों के उद्भव के विवाद को समझाते हुए, उद्भव के विवाद को समझाते हुए, उद्भव के विवाद को समझाते हुए प्रमुख ताम्र पाषाण कालिक, प्रमुख ताम्र पाषाण कालिक स्थलों की व्याख्या करें, स्थलों की व्याख्या करें। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें 2 बातें आपको लिखनी है। सबसे पहला तो ताम्र पाषाण कालिक स्थलों का किस तरीके का विवाद रहा है ये आप बताएंगे, और इसमें किस तरीके से ताम्र पाषाण कालिक स्थल महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपको बताना है। यानी कि आप ये बता सकते हैं कि मानव सभ्यता के विकास में हम पाषाण काल के साथ ही एक नवीन सभ्यता के युग के रूप में जब मनुष्य के द्वारा पाषाण के साथ तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो एक प्रकार से हम ताम्र पाषाण कालीन युग के आगमन को देखते हैं। भारत में सामान्य रूप से 3000 ईसा पूर्व के आसपास जो है हम ताम्र पाषाण कालिक स्थलों को देखते हैं। हालांकि इतिहासकारों के मध्य इस बात को लेकर वाद विवाद रहा है कि नव पाषाण कालिक स्थलों से उनका संबंध किस प्रकार से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से उसका संबंध किस प्रकार का है, और वर्तमान में इतिहासकारों में इस बात को लेकर सहमति रही है कि भारत में ताम्र पाषाण कालिक स्थलों का जो विकास क्रम है उसका एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें उनमें विकास का जो क्रम देखा गया है उसमें कुछ ताम्र पाषाण कालिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से पहले दिखाई देते हैं,
बहुत सारे ताम्र पाषाण कालिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दिखाई देते हैं और बहुत सारे ताम्र पाषाण कालिक स्थलों का विकास हम हड़प्पा सभ्यता के बाद भी देखते हैं। इस आधार पर जो है आप फिर व्याख्या करेंगे कि इसमें से कुछ महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालिक स्थलों को दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आप बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के बाद कुछ स्थलों का विकास ऐसे स्थलों पर देखा गया जिनका संबंध किसी न किसी रूप से हड़प्पा सभ्यता से था, और इसके अलावा जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हम कुछ संस्कृतियों का विकास देखते हैं। फिर उन संस्कृतियों की कुछ विशेषताएं आपको बताते जाना है और इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन होगा वह पूरा होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से ताम्र पाषाण काल के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पे बात करेंगे। और जैसे कि हम पहले की क्लासों में बात कर रहे हैं, चूंकि ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे पहले फैक्ट के हिसाब से देखेंगे, यानी उसमें हम कुछ फैक्चुअल डिटेल्स देंगे जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, और फिर उसके बाद हम उसमें मेंस के दृष्टिकोण से भी कुछ संकल्पनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आज की जो क्लास रही वह आपके लिए लाभकारी रही होगी। बहुत सारी इसमें जो बातें हैं वह हो सकता है आपके लिए नई रही हो, क्योंकि सामान्य रूप से सामान्य अध्ययन में जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें इस प्रकार के स्थलों में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। यही कारण है कि इस प्रकार की जो डिटेल्स मैंने आपको आज बताई उसको आपको जो है कई बार रिवाइज करना है, तभी जो है आप इसमें बेहतर तरीके से अपने आप को रख पाएंगे। और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इसको कई बार रिवाइज करेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको भी लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।